जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के चौथे पाठ संधि प्रकरण के तीसरे वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने यह समझ लिया है कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेद पढ़ लिए हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनके सारे नियम भी हमने पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ हमने व्यंजन संधि भी पढ़ लिया है, समझ लिया कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इससे भी संबंधित सारे नियम हमने पढ़ लिए हैं। जैसे वर्ग में प्रथम वर्ण का उसके तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है, वर्ग के प्रथम वर्ग का उसके 5वें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है, त से संबंधित कौन कौन से नियम हैं, ठीक है, और म से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। साथ ही साथ हमने छ के संबंध में भी जो नियम है वो पढ़े, स और श का नियम पढ़ा और न तथा अण का नियम पढ़ा। अब इसके बाद इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? विसर्ग संधि। कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? संधि का यह तीसरा भेद है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, उसके मेल से, स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्वर संधि के अपने अपने नियम है, व्यंजन संधि के अपने अपने नियम है, वैसे ही बच्चों विसर्ग संधि के भी अपने अपने नियम है। ठीक है, तो पहला नियम विसर्ग का ओ में परिवर्तन का नियम। हाँ, कि विसर्ग जो है वो ओ में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, विसर्ग की जगह पर ओ की मात्रा कैसे आ जाती है। ठीक है, विसर्ग के पूर्व जब अ हो, मतलब विसर्ग से पहले जब अ हो और बाद में भी अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, मतलब किसी भी वर्ग का क, छ, ट, त, प, इनमें से किसी का भी तीसरा, चौथा या पांचवा, जैसे तीसरा ग हो गया, फिर चौथा घ और अंग, वैसे ही सबका क, छ, ट, त, प में, या ठीक है, या य, र, ल व श में से कोई भी वर्ग हो तो विसर्ग क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अब देखिए ये नियम कितना बड़ा है, तो इसका जितना अभ्यास करेंगे तभी यह सारी चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी? बैठ जाएंगी, फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे देखिए विसर्ग के साथ ग जोड़ा ओ, विसर्ग के साथ ज, मतलब यह देखिए तीसरा वर्ण जोड़ा है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, त, थ, द, फिर चौथा जोड़ दिया ध, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ग विसर्ग, जैसे अधः जोड़ ग, गति, तो अह जोड़ ग तो अधोगति। सरा, जैसे विसर्ग में ज जोड़ा, ठीक है, सरा यहाँ पर विसर्ग है, और ज सरोज। श में द जोड़ा, ठीक है, तो यशः जोड़ द, यशोदा। पयः जोड़ धर, पयोधर। ठीक है, यहाँ पर ब जोड़ा, अह जोड़ ब, तपोबल। ठीक है, तपह जोड़ भ जोड़ा तो तपोभूमि। तेजह जोड़ मय, तेजोमय। मनः जोड़ रथ, र जोड़ा तो मनोरथ। तपह जोड़ लाभ, तपोलाभ। मनः जोड़ वांछित, मनोवांछित। मनः जोड़ हर, मनोहर। ठीक है, तो इसका आपको अभ्यास करना होगा, तभी यह सारी बातें आपको याद होंगी। वैसे अगर आसान शब्दों में इसको समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि विसर्ग का ओ तब हो जाता है, विसर्ग ओ में परिवर्तित तब हो जाता है जब हम इसमें किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण जोड़ते हैं। ठीक है, या य, र, ल, व और श जोड़ते हैं तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए विसर्ग से संबंधित दूसरा नियम, विसर्ग का र में परिवर्तन। मतलब देखो पहले में हमने क्या देखा कि विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? विसर्ग ओ बन गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि विसर्ग र कैसे बनता है। ठीक है, तो विसर्ग र में तब परिवर्तित होता है जब विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर और बाद में कोई वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तब वह क्या हो जाता है? विसर्ग का र हो जाता है। जैसे देखो विसर्ग जोड़ ज तो जर, जैसे दुह जोड़ जन, दुर्जन, र बन गया। विसर्ग जोड़ धा, धा। निर्जोड़ धारण, निर्धारण बन गया। तो सब में देखिए र लग गया। विसर्ग में ध जोड़ा निह जोड़ धन, निर्धन। विसर्ग में ग जोड़ा निह जोड़ गुण, निर्गुण। निह जोड़ विकार, निर्विकार। निह जोड़ मोह, निर्मोह। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है। अब नीचे देखिए विसर्ग का श और स में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का तालव्य श,
मूर्धन्य स और दंत स में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, विसर्ग इन तीनों में कैसे बदल जाता है। तो तालव्य श के विषय में पहले देखेंगे। ठीक है, तालव्य श इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस श का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो तालव्य मतलब तालू से हमारी चिपकती है। ठीक है, तो तालव्य स के संबंध में कि जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, और जैसे यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले छोटी है ना, वैसे ही, और बाद में च छ अथवा श हो तो विसर्ग श हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो पहले क्या बोला कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, तो यहाँ देखिए नि विसर्ग है, इसमें छोटी की मात्रा लगी है, और इसके बाद इसमें क्या जुड़े, या तो च जुड़े या छ जुड़े या श जुड़े, तो क्या हो जाता है, वो श बन जाता है। जैसे निह जोड़ चल तो निश्चल, निह जोड़ छल तो निश्चल, दुह जोड़ शासन दुशासन। ठीक है, अब मूर्धन्य स के परिप्रेक्ष्य में, षटकोण वाले स के परिप्रेक्ष्य में क्या नियम है। जब विसर्ग से पहले ई या उ, मतलब विसर्ग के पहले ई या उ हो, देखो यहाँ पर छोटी उ की मात्रा और यहाँ पर ई की मात्रा, बाद में और इसके बाद में क्या क्या जुड़े, क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो। ठीक है, क ख मतलब प्रत्येक वर्ण का दो, पहला और दूसरा, ट ठ प फ इसमें से कुछ जुड़े तो क्या हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जोड़ फल निष्फल, निह जोड़ काम निष्काम, निह जोड़ प्राण निष्प्राण, धनु जोड़ टंकार धनुष टंकार। ठीक है, अब स के दंत स के संदर्भ में क्या नियम है, तो दंत स विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या क्या आए, त या स, त वर्ण या स वर्ण आए तो क्या हो जाता है, स बन जाता है विसर्ग का। जैसे देखो नि जोड़ तार, मतलब यहाँ विसर्ग जोड़ त, निस्तार, स बन गया। ठीक है, दुह जोड़ शासन दुस्साहस, निह जोड़ संदेह निसंदेह, निह जोड़ तेज निस्तेज। ठीक है, वैसे ही विसर्ग के लोप होने का नियम, ठीक है, कि विसर्ग कैसे गायब हो जाता है संधि में, वो ऐसे होता है कि जब विसर्ग से पहले अ आए तथा आ आए और बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ विसर्ग से पहले अ है और इधर कोई भी स्वर है, अतः जोड़ एव अतएव, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया बच्चों, लोप हो गया। लोप होना मतलब विसर्ग गायब हो गया। ठीक है, अब विसर्ग से संबंधित जो पांचवा नियम है वो ये है कि विसर्ग के लोप हो जाने व पूर्व स्वर के दीर्घ हो जाने का नियम। तो यहाँ पर क्या नियम है कि या तो विसर्ग लोप भी हो जाएगा या पूर्व स्वर मतलब जो पहला स्वर है वो दीर्घ रूप में बदल जाएगा। तो इसका क्या नियम होता है, जब किसी विसर्ग के बाद र हो, जब भी किसी विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और उसका पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है, उसका जो पहला वाला लघु स्वर है वो क्या बन जाता है, वो दीर्घ बन जाता है। जैसे देखिए विसर्ग जोड़ न, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। जैसे निह जो रस नीरस, तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी की मात्रा लग गई, मतलब मात्रा भी बदल गया और विसर्ग का लोप भी हो गया। कब होता है, जब विसर्ग के बाद र आता है तब। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पहला वाला जो ये पद है वो भी दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि विसर्ग के बाद क ख य फ आने पर कभी कभी विसर्ग का लोप होता ही नहीं है। ठीक है, क ख य फ आ जाएगा तो कभी कभी नहीं होता। जैसे जब विसर्ग से पहले अ स्वर हो, अगर विसर्ग के पहले अ है ना, तब ये अगर इनमें क ख य फ ये सब जुड़ भी जाए तो विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे देखिए अ है यहाँ पर अंतःकरण, तो अंतःकरण को जोड़ोगे तो अंतःकरण ही होगा। अधः पतन, तो अधः पतन ही होगा। ठीक है, और इसमें विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप मतलब कह सकते हैं कभी कभी क प होने पर भी विसर्ग का स हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, क और प होता है फिर भी विसर्ग का स हो जाता है। जैसे भः जोड़ क भास्कर, वाचः जोड़ पति वाचस्पति। ठीक है, और ये मान लिया गया है तो ये रूल में नहीं आता है, ये मान लिया गया है तो ये ऐसा ही होगा। ठीक है, अब संधि के कुछ अन्य प्रमुख नियम। ठीक है, संधि का ये तो आपने तीनों भेद पढ़ लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांचों भेद हमने पढ़ ही लिए है ना। कौन कौन सा, दीर्घ, गुणी, वृद्धि,
यण और अयादि। और व्यंजन संधि के सारे नियम समझ लीजिए और विसर्ग संधि के भी 5-6 नियम समझ लीजिए। अब देखिए संधि के कुछ और भी नियम होते हैं। महाप्राणीकरण, जब प्रथम पद में अल्पप्राण ध्वनि के आगे ह महाप्राण ध्वनि आए तो उसके प्रभाव से प्रथम पद अल्पप्राण ध्वनि भी महाप्राण पर चढ़ जाती है। अल्पप्राण मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे, महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे। और कभी कभी क्या होता है, जब प्रथम पद के अल्पप्राण ध्वनि के आगे अगर ह आ जाता है तो वह भी महाप्राण बन जाते, जैसे जब जोड़ ही जभी, तब जोड़ भी तभी। ठीक है, ये तो उसका हो गया। और एक है सादृश्यकरण। सादृश्य मतलब सादृश्य मतलब देखना, करण मतलब दो अलग अलग ध्वनियां जब जुड़ जाती हैं तो एक समान हो जाती हैं। ठीक है, एक जैसी हो जाती है। सा मतलब एक जैसी, दृश्य मतलब दिखना। ठीक है, कैसे, जैसे पोत जोड़दार, पुद्दार, त और द एक जैसी हो गई, पुद्दार। लोप, कभी कभी चीजें गायब भी हो जाती, कभी कभी तो हिंदी की संधि में किसी वर्ण का लोप भी हो जाता है, जैसे छोटा जोड़पन, छुटपन, बिल्कुल गायब, लोप हो गया ना, एक मात्रा का ही लोप हो गया। ठीक है, तो ये सारा है। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो संधि आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे उसे कोई भी कितने भी तरीके से समझा ले। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। ठीक है, जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा, आसानी से समझने लगोगे। क्योंकि अभी तो ये 7वीं कक्षा है। ठीक है, 8वीं 9वीं में तो और भी ज्यादा इसका स्तर बढ़ जाएगा। तो आपको आवश्यकता क्या है कि अभी आप घर पे ही हो, क्वारंटाइन में हो, घर पर हो, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ संधि का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करिए, तभी ये सारे नियम याद नहीं होंगे। जितना अभ्यास करोगे तो ये नियम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आप कहीं भी कोई भी संधि देखोगे तो आसानी से उसको स्पष्ट कर पाओगे, बता पाओगे या व्यंजन है, विसर्ग है या स्वर संधि, स्वर में भी कौन सी संधि है ना। अच्छा, अब देखिए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से। पहला है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। दूसरा प्रश्न है संधि के कितने भेद है, सभी भेदों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तीसरा है स्वर संधि से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर और ये सारा जो आपका पुस्तक अभ्यास कार्य है ये सब आपके पास एज अ PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको पुस्तक अभ्यास कार्य पुस्तक में करना है और प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य जो भी आप संधि से संबंधित करेंगे, आपके घर पर कोई भी रफ कॉपी हो, बची हुई कॉपी हो पिछले वर्ष की, तो आप उस पर करिए। ठीक है बच्चों, 5वें पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।